नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है मित्रों। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट, यह देखिए हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग शो हो रहा है, देख सकते हैं 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऊपर भी शो हो रहा है। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ओपन है और यह जो भी सीरीज है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है विद एक्सप्लेनेशन के साथ, आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, केवीएस के लिए, एमबीएस के लिए, एसएसबी के लिए, टीजीटी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, ठीक है, और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है। आइए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज पीडीएफ तो आपका तीसरा पीडीएफ है, लेकिन टेस्ट सीरीज आपका 7 है। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने के प्रमुख कारण क्या थे? मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, ये इसके कारण क्या थे? भारत में स्थित कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों पर नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है आपका। कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों पर मुक्त व्यापार और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना करना, बिल्कुल यह भी सही है। पहला कारण भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिएगा, कंपनी के हितों और ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली लोगों के बीच संतुलन कायम करना, तीसरा भी आपका सही है। तीसरा सही नहीं है तो ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्व के अन्य भागों में होने वाले युद्धों के खर्चों का बोझ कम करना, ये आपका सही नहीं है, यही आपका सही नहीं है, ये गलत होगा आपका। तो प्रमुख कारण जो होगा 1, 2, 3 मतलब विकल्प बी जो है आपका, यह आपका सही है, विकल्प बी। व्याख्या देख लीजिएगा, केवल कथन 4 आपका गलत है। कंपनी के द्वारा दिए जा रहे लाभांश की ऊंची दरों और उसके अधिकारियों द्वारा भारी संपत्ति लेकर स्वदेश लौटने के कारण ब्रिटिश समाज के दूसरे वर्गों में ईर्ष्या की आग भड़क गई थी। साथ ही 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन की राजनीति अत्यंत भ्रष्ट हो चुकी थी। कंपनी और उसके अधिकारियों ने अपने एजेंटों के लिए पैसे के बल पर हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यताएं प्राप्त की थी। कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों के कारण अन्य व्यापारी, उद्योगपति, ब्रिटेन में मुक्त उद्यम की उभरती हुई शक्तियों ने भी चूट किया, क्योंकि वे भी भारत की विशाल संपदा पर अपना अधिकार चाहते थे। अंत में कंपनी के हितों और ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली वर्गों के बीच संतुलन कायम करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल थे? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके अंतर्गत कौन से प्रावधान शामिल थे? पहला देखिएगा, पूर्व के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भैया आपको बता दें, यह जो अधिकार समाप्त किया गया था 1813 के अधिनियम के तहत किया गया था, न कि 1773 के अधिनियम के तहत। तो ये आपका प्रावधान नहीं था, पहला तो गलत होगा। दूसरा देखिएगा, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन कर उसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लाई गई थी। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के गठन में परिवर्तन कर उसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लाई गई थी, ये आपका सही है। तीसरा देखिएगा, भारत में कंपनी के अधिकारियों नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी। यह जो प्रक्रिया हुआ था, यह 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, न कि इधर हुआ था। तो कौन सा प्रावधान शामिल था? तो केवल दो, विकल्प सी, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा, पहला कथन असत्य है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी का पूर्व के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। दूसरा कथन सत्य है, इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ तथा उसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लाई गई थी। तीसरा कथन भी आपका असत्य है, क्योंकि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति करने का जो कंपनी का बहुमूल्य अधिकार था उसी के हाथ में बना रहा, और यह अधिकार कब समाप्त हुआ था? 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है आपका? ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं
जिनको भी यह कोर्स परचेज करना है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है मित्र। इसमें आपको क्लास 6 टू 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो की आपके अलग नोट्स मिलेंगे, और आपको हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता होगी तो हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिलेगा। इसके अलावा 2500 क्वेश्चन की एनसीईआरटी की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये इसकी फीस केवल 1499 रुपए है। प्रश्न 4 देखिएगा, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मालों और उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मालों और उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो गया। बिल्कुल ये सही है आपका। दूसरा देखिएगा, इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बीओसी का गठन किया गया, ये भी सही है आपका। तीसरा देखिएगा, इस कानून ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति, राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। ऐसी बात नहीं है भैया। 1784 के कानून में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत ही बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां रहेंगी, ठीक है, उन्हें स्वतंत्र नहीं किया गया था। कौन सा कथन असत्य है? यही विकल्प सी आपका असत्य है। डी देखिएगा, इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली काउंसिल के हाथों में दे दिया, ये भी सही आपका। कौन सही नहीं है? विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा, कथन सी असत्य है। रेगुलेटरी एक्ट के दोषों और ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक कानून बनाना पड़ा जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस कानून ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 5 देखिएगा, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिक को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई थी? तो यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया था 1813 के अधिनियम के तहत, ठीक है। विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई, परंतु चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा। भारत की सरकार और उसका राजस्व भी कंपनी के हाथों में बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट ने चाय की व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के विभिन्न चरणों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है आपको। तो देख लेते हैं सही सुमेलित कौन सा है। 1757 से लेकर 1813 तक आपका वाणिज्यिक नीति कब से कब तक था? 1757 से लेकर 1813 तक, ठीक है। 1813 से 1860 तक औद्योगिक मुक्त व्यापार की नीति, ठीक है। और तीसरा देखिएगा, 1860 के बाद मुक्त व्यापार की नीति कब थी? 1860 के बाद, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 सही है आपका, 2 सही है, मतलब यह दोनों जोड़ा है, यही आपका सही है। 1757 से लेकर 1813 तक आपका वाणिज्यिक नीति रहा, ठीक है। और 1813 से 1860 तक आपका औद्योगिक मुक्त व्यापार की नीति रहा, मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः 3 चरणों से गुजरा। ये विभिन्न चरण भारत के आर्थिक अधिशेष को हड़पने के विभिन्न उपायों पर आधारित थे। भारत में उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के 3 चरण निम्न थे। वाणिज्यिक नीति जो थी 1757 से लेकर 1813 तक, औद्योगिक जो नीति थी 1813 से लेकर 1860 तक, और मुक्त व्यापार की नीति जो थी 1860 के बाद की व्यवस्था। आरंभिक चरण अर्थात 17वीं से 18वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करने के बहाने उसे लूटना था। आगे चलकर 19वीं शताब्दी में भारत का प्रयोग ब्रिटेन में बनी हुई औद्योगिक वस्तुओं के लिए मुख्य बाजार के रूप में किया गया। 1860 के बाद भारत स्थित ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा देश में पूंजी विनियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रश्न 7 देखिएगा, 1813 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति के प्रभावों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। इस नीति के कारण खेतिहर भारत को इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनाना पड़ा। तो बिल्कुल यह आपका सही है।
दूसरा देखिएगा, भारत में ब्रिटिश माल और ब्रिटेन में भारत निर्मित सामान बिना किसी शुल्क के साथ आने जाने लगे, तो ऐसी बात नहीं है। और ब्रिटेन में तो भारत में तो ब्रिटिश माल आ जाते थे, लेकिन ब्रिटेन में अगर भारत निर्मित सामान जाता था तो उस पर भारी टैक्स लादा जाता था, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं थी कि निःशुल्क था, तो ये आपका गलत हुआ। इसको ब्रिटिश अधिकारियों और राजनेताओं ने जमीन का लगान हटाने की पैरवी की थी, यह भी आपका सही है। तो 1813 के अधिनियम के तहत 1 भी सही है और आपका 3 भी सही है। 1 एंड 3 मतलब विकल्प बी। व्याख्या देख लीजिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1813 में भारत के संदर्भ में अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के कारखानों के माल का उपभोक्ता और कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। इस नीति के कारण खेतीहर भारत को अब औद्योगिक लैंड का आर्थिक प्रवेश बनाना पड़ा। दूसरा कथन आपका असत्य है। भारत पर लादी गई जो मुक्त व्यापार की नीति जो थी, देखिए भारत पर जो मुक्त व्यापार की नीति लादी गई थी वह एक तरफा थी, ठीक है। भारत में तो ब्रिटिश निर्मित सामान आ जाते थे बिना शुल्क के, लेकिन भारत का अगर कोई सामान अगर ब्रिटेन में जाता था तो उसको भारी टैक्स लादा जाता था, ठीक है। तो भारत के दरबारी तो ब्रिटेन के सामानों के लिए खुले छोड़ दिए गए, मगर भारतीय माल ब्रिटिश माल से प्रतियोगिता कर सकते थे, उन पर ब्रिटेन में प्रवेश करने के लिए भारी आयात शुल्क लगा दिया गया। अनेक ब्रिटिश अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और व्यापारियों ने जमीन का लगान हटाने की पैरवी की ताकि किसान बेहतर स्थिति में हों, विदेशी कारखानों में बना माल खरीद सके। उन्होंने भारत के पश्चिमीकरण का समर्थन भी किया ताकि अधिकाधिक भारतीयों में पश्चिमी माल के प्रति रुचि का विकास हो सके, ठीक है। प्रश्न 8 देखिएगा, प्रश्न 8, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है। और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, केबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए, एनबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ओपन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न 8 देखिएगा, भारत में पहली तार लाइन का आरंभ कलकत्ता और आगरा के बीच में किया गया। बिल्कुल ये सही है, पहला कथन तो आपका सही होगा। देखिए भारत में डाक टिकटों का आरंभ करने का श्रेय कार्नवालिस को जाता है। भैया कार्नवालिस को नहीं जाता है, डाक टिकट का जो आरंभ किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, न कि कार्नवालिस ने। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कथन आपका सही है केवल ए, ठीक है, विकल्प ए, केवल आपका इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला कथन सत्य है, अंग्रेजों ने भारत में एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली कायम की और तार की व्यवस्था शुरुआत की। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया। दूसरा कथन असत्य है, लॉर्ड डलहौजी के समय ही डाक टिकटों और तार लाइन का आरंभ किया गया। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? रेलवे लाइन का विकास जो हुआ था किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी, विकल्प बी। भारत में रेलवे लाइन के विकास का श्रेय सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी भारत में तेजी से रेल लाइन बिछाने का पक्का समर्थक था। बम्बई और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन यातायात के लिए 1853 में शुरू की गई। 1853 में शुरू की गई थी। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे के विकास के प्रमुख उद्देश्य थे। ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। देखिए भारत में रेलवे के विकास के उद्देश्य क्या थे? ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, यह तो सही है। दूसरा देखिएगा, भारतीय जनता का आर्थिक और राजनीतिक विकास करना, यह तो उद्देश्य नहीं था। और तीसरा है भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना, तो यह भी नहीं है, सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक ही आपका सही है, भारत में रेलवे के विकास से संबंधित, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा, केवल पहला कथन सत्य है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप और विभिन्न उपनिवेशों के कारण वहां के उद्योगपतियों और अधिकारियों के पास काफी पूंजी इकट्ठा हो गई थी। इस कारण से भारत सरकार ने उनको निश्चित लाभांश का आश्वासन देकर उनकी पूंजी को रेलवे के विकास में लगाया, जिस कारण से ब्रिटेन के उद्योग धंधों के साथ साथ वहां के लोगों को रोजगार के रूप में काफी लाभ हुआ। रेलवे की योजना तैयार करने, उनका निर्माण और प्रबंधन में भारत और उसकी जनता के आर्थिक और राजनीतिक विकास को महत्व नहीं दिया गया। इसके विपरीत खास ध्यान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति को रखा गया। रेल भाड़े भी इस प्रकार तय किया गया कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले और वस्तुओं की आवागमन को हतोत्साहित किया जा सके, ठीक है।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज करिएगा। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। धन्यवाद।